नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका दौलत खान क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यूपीएससी एवं सिविल सेवा के विभिन्न एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं दौलत खान फिर आपके सामने एक नए समसामयिक टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हमारा टॉपिक है दक्षिण एशिया का ही नहीं, पूरे वैश्विक जगत का एक बहुत हॉटेस्ट टॉपिक है कि अफगानिस्तान जो दक्षिण एशिया में आता है, उस अफगानिस्तान पर तालिबान ने लगभग 80% भाग पे कब्जा कर लिया है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो देश वैश्विक शांति के पक्षधर हैं, उनके लिए भी चिंता का पक्षधर है कि किस प्रकार तालिबान जो एक कट्टरपंथी समूह है, एक कट्टरपंथी संगठन है, एक कट्टरपंथी राजनीतिक समूह है, वो लगातार अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए लगभग 80% भाग पर पुनः कब्जा कर रहा है। इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रहे कि आज मैं इस तालिबान और अफगानिस्तान के टॉपिक के माध्यम से उन तमाम चीजों का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा एक कहानी की तरह, ताकि आप तालिबान और अफगानिस्तान से आने वाले उन तमाम प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। इस क्रम में सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम अफगानिस्तान की सबसे पहले एक जानकारी लें कि इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन क्या है, साथ ही साथ अफगानिस्तान में तालिबान का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि तालिबान जो है वो बेसिकली तालिब शब्द से बना है, और तालिब शब्द का अर्थ होता है सीखने वाला, अर्थात एक स्टूडेंट। इस तालिबान की स्थापना 1980 के दशक में अफगानिस्तान के एक कट्टरपंथी नेता मुल्ला उमर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन के साथ साथ एक राजनीतिक समूह के रूप में अफगानिस्तान में लगातार चर्चा का विषय रहा, फेमस हुआ, और पाकिस्तान के मिलिट्री सपोर्ट से वह वहां पर अफगानिस्तान की सत्ता में स्टैब्लिश हो गया। लेकिन तालिबान जब 1990 के दशक में अफगानिस्तान की सत्ता में स्थापित हुआ, तो वहां पर दोस्तों आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में सबसे पहले 92 से लेकर 96 तक एक प्रकार का गृह युद्ध चलता है। वहां पर एक प्रकार का सिविल वॉर चलता है, जिसमें अफगानिस्तान के विभिन्न कट्टरपंथी समूह जो है वो आपस में लड़ते हैं। लेकिन फाइनली 1996 के अंदर 1996 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में स्थापित हो जाता है, और अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान जैसे कट्टरपंथी संगठन का स्टैब्लिश होना वैश्विक शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा अवरोध माना जाता है। और दोस्तों जैसे ही तालिबान 1996 में अफगानिस्तान में स्टैब्लिश हुआ, उसने शरीयत कानून को वहां पर लागू कर दिया, और शरीयत कानून को लागू करने के बाद एक प्रकार की इस्लामिक कट्टरपंथी धारा को वहां पर स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन था अल-कायदा, और अल-कायदा को तालिबान ने अफगानिस्तान में संरक्षण दिया। अब तालिबान और अल-कायदा का अफगानिस्तान में जो गठजोड़ बना, अर्थात तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में स्टैब्लिश था, और अल-कायदा जिसमें सऊदी मूल का ओसामा बिन लादेन अल-कायदा की स्थापना करता है, उस अल-कायदा नामक समूह को राजनीतिक और आर्थिक पोषण जो है वो अफगानिस्तान की सरकार, अर्थात उस समय की तालिबान सरकार, इसको प्रोटेक्ट करती है। और इस क्रम में दोस्तों 11 सितंबर 2001 को एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना होती है, जिसे 11/9 के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में दोस्तों अल-कायदा के आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके दुनिया की वैश्विक शक्ति को हिला दिया। यह अमेरिका में आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें किस प्रकार से 4 बड़े प्लेन अल-कायदा के आतंकवादियों ने हाईजैक किए, और अमेरिका की बड़ी बिल्डिंगों के अंदर यह हमले सीधे किए गए। अभी तक आतंकवाद का दर्द क्या होता है दोस्तों, यह भारत से बेहतर कोई जानता नहीं था।
लेकिन भारत ने बार बार उस समय अमेरिका से गुहार की, लेकिन अमेरिका ने कभी हमारी सुनवाई नहीं की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा, ऑपरेशन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और 11 सितंबर 2001 को अमेरिका ने नाटो के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को वहां पर तैनात कर दिया। और धीरे धीरे 2001 से लेकर 2004 तक अमेरिका ने तालिबान को वहां से बिल्कुल सत्ता से बेदखल कर दिया। और 2004 में वहां पर अफगानिस्तान में चुनाव हुए और हामिद करजई अफगानिस्तान के निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। अफगानिस्तान लगातार शांति की दौर की ओर बढ़ रहा था। और इस क्रम में आपसे अगर यह पूछे कि भारत की भूमिका यहां पर क्या थी, तो दोस्तों मैं इसको अलग से बताऊंगा। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका सिविल रोल था, भारत का मिलिट्री रोल वहां पर नहीं था। अगर मिलिट्री रोल किसी देश का था तो वो बेसिकली पाकिस्तान का था। पाकिस्तान, अमेरिका और नाटो के नेतृत्व में अफगानिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन चलता है। अब दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका इस हद तक तो सफल रहा कि उसने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसने अलकायदा की कमर तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन अफगानिस्तान के इस ऑपरेशन के अंदर अमेरिका के लाखों डॉलर इसमें खर्च हो गए। कुछ फैक्ट्स बताते हैं कि 1 लाख करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ। मतलब अफगानिस्तान से जो आउटपुट मिला वो बहुत कुछ था, इनपुट बहुत ज्यादा था। सबसे बड़ी बात कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने कहा कि अब हमें अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी करनी चाहिए। लेकिन वैश्विक महाशक्तियां इस प्रकार भी, आपको पता है दोस्तों, किसी देश को अचानक नहीं छोड़ सकती। और यह भी सत्य है कि अफगानिस्तान को दुनिया की महाशक्तियों की कब्रगाह कहा जाता है। अर्थात जो भी देश अफगानिस्तान में आया, अगर वो नहीं हटता तो दफन हो जाता। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर लेटेस्ट अमेरिका ने अपनी नीति में यू टर्न लिया। और जिस तालिबान को अमेरिका अभी तक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहा था और उसके खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था, उसी के खिलाफ रणनीति बदली। और इस क्रम में आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर लेटेस्ट जो डेवलपमेंट था, वो लेटेस्ट डेवलपमेंट था कि अमेरिका ने तालिबान के साथ एक समझौता कर लिया। इसी समझौते को यूएसए तालिबान समझौते के नाम से जाना जाता है। यह समझौता कतर की राजधानी दोहा में 29 फरवरी 2020 को हुआ। और इसके तहत तालिबान, जिसको अमेरिका अभी तक एक बहुत बड़ा आतंकवादी समूह मानता था, उसके वार्ताकार थे मुल्ला बिरादर, जबकि अमेरिका की ओर से बातचीत करने का जिम्मा उठाया जलमे खलीलजाद के द्वारा। और दोस्तों करीब 18 महीने की वार्ता के बाद 29 फरवरी 2020 को दोहा की राजधानी कतर में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों के सामने अमेरिका और तालिबान के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि अमेरिका अगले 14 महीने में अफगानिस्तान से अपने तमाम सैन्य बलों को यहां से निकाल लेगा, साथ ही साथ सैन्य जिम्मेदारी अफगानिस्तान को सौंप देगा। और इस क्रम में अमेरिका ने तालिबान पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, अमेरिका और यूनाइटेड नेशन ने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटा लिया जाएगा।
अब यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां से जैसे जैसे अमेरिका से अमेरिकी सैन्य बल रवाना हो रहे हैं, वैसे वैसे अफगानिस्तान की धरती पर वापस तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। और आज की खबर है दोस्तों, 13 जुलाई 2021 की, कि तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग 80% भाग पे कब्जा कर लिया है। जबकि आपको पता होगा वर्तमान में अफगानिस्तान के निर्वाचित राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं, जो दूसरी बार उस देश के राष्ट्रपति बने हैं। एक तरफ अशरफ गनी ये कह रहे हैं कि अभी भी तालिबान के बजाय हमारा सैन्य नियंत्रण बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी ओर जितनी भी वैश्विक न्यूज एजेंसियां हैं उनका मानना है कि तालिबान का दबदबा लगभग 80% क्षेत्र पे हो गया है। दोस्तों, ये अच्छे संकेत नहीं है। तालिबान एक कट्टरपंथी समूह है, उसका पिछला शासन भी अत्यंत खतरनाक था और उसने दक्षिण एशिया में अशांति स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो यहां पर आज की खबर है कि भारत ने कंधार से अपने 50 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। दुनिया भर के देश अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं की वापसी कर, अफगानिस्तान से जो जो उनके पर्यटक गए हुए हैं या कोई राजनयिक गए हुए हैं या किसी सिविल रोल में गए हैं, उनको वापस बुलाया जा रहा है। तो तालिबान जो लगातार चर्चा में है, उसका ब्रीफ मैंने यहां पर देने का आपको प्रयास किया। अब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपके सिविल सेवा एग्जाम के दृष्टिकोण से या किसी भी एग्जाम में आपके प्री के पॉइंट से जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसकी मैं सबसे पहले यहां पर एक विश्लेषण करने का प्रयास आपके सामने करूंगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का मैप आप सबसे पहले देखिए। दोस्तों, अफगानिस्तान जो है, आराम से इस मैप को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अफगानिस्तान का प्राचीन काल में नाम क्या था? द एंशिएंट नेम ऑफ अफगानिस्तान। तो ध्यान रखना, इसका नाम एरियाना था। मध्यकाल में अफगानिस्तान को खुरासान के नाम से जाना जाता था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है दोस्तों, इसी बाउंड्री को ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता था। आज भी उसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, अफगानिस्तान एक पर्वतीय देश है और साथ ही साथ इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए यह एक स्थल अवरुद्ध देश अर्थात एक लैंडलॉक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन अरब सागर से मध्य एशिया तक पहुंचने में अफगानिस्तान की बड़ी भूमिका है। कि अरब सागर से आप निकलोगे तो 2 रास्ते जाते हैं, एक तो पाकिस्तान से, एक ईरान से। भारत चाहता है कि ईरान होते हुए हम अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में पहुंचे, लेकिन जिस प्रकार से तालिबान लगातार बढ़ रहा है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, लोया जिरगा से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखना, अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली जनजाति या कबीलों का देश है और वहां पर जो सुप्रीम ट्राइबल है, मतलब जनजातियों की सर्वोच्च जो संस्था है, उसे लोया जिरगा के नाम से जाना जाता है। लोया जिरगा जो आदेश देती है वो वहां की संसद से भी ताकतवर आदेश माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, यहां की मुद्रा जो है वो मुद्रा अफगानी है और यहां की मुख्य भाषा दारो और पाश्तो है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। अफगानिस्तान की सीमाएं आप देख सकते हो, अफगानिस्तान की बाउंड्री जो है वो किन किन देशों से मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, 3 मध्य एशियाई देश आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनसे इसकी सीमाएं मिलती है। साथ ही साथ पाकिस्तान, ईरान और थोड़ी सीमा भारत के साथ लगती है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ में है। ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट और, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की अफगानिस्तान में भूमिका क्या है, द रोल ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, तो दोस्तों ध्यान रखना, 11 सितंबर 2001 के बाद भारत की भूमिका वहां पर सैन्य भूमिका नहीं है, बल्कि असैन्य अर्थात सिविल रोल भारत ने वहां पर अदा किया है। इस क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 116 विकास परियोजनाएं, 116 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में चलाए जा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात, आप अफगानिस्तान की संसद शोरा देखिए, इस संसद के भवन का निर्माण भारत के द्वारा किया गया है। काबुल के लिए सैतूत बांध परियोजना जो पेयजल और सिंचाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो भारत के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। साथ ही साथ लोगों को वहां पर पुनर्वास स्टैब्लिश करने के लिए नानक हर प्रांत में अफगानी शरणार्थियों के लिए कम लागत पर भारत के द्वारा वहां पर बहुत सारे घरों का निर्माण भी किया गया है। इस बिंदु को भी दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक पॉइंट आपको और आएगा कि सलमा बांध से आप क्या समझते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछिए कि सलमा बांध क्या है, तो यहां पर आप लोग ये भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध माना जाता है, जिसे सलमा बांध के नाम से जाना जाता है। यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है। इस बांध की लोकेशन आप देखिए, तस्वीर आप देखिए, यह बांध लगभग 1700 करोड़ की लागत से बना है और इसको बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे बढ़कर इस बांध का उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह बांध चिश्त शरीफ नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? चिश्त शरीफ नदी बना हुआ है, जो अफगानिस्तान के 7500 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। अभी लेटेस्ट राजस्थान के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने अफगानिस्तान में किन 2 इंपॉर्टेंट सड़क मार्गों का निर्माण किया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जरांज देलाराम सड़क मार्ग का निर्माण भारत सरकार के द्वारा वहां पर किया गया है। साथ ही साथ पुल एक खुमरी से काबुल तक सड़क प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। मजार शरीफ में भारत सरकार ने एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना वहां पर की है। अब साथ ही साथ भारत जो दक्षिण एशिया के लिए सैटेलाइट की स्थापना कर रहा है, उस सैटेलाइट का लाभ भी अफगानिस्तान को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपसे अगर यह पूछे कि तालिबान जो अफगानिस्तान की सत्ता पर अगले कुछ वक्त में नियंत्रण कर सकता है, उसके नियंत्रण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नंबर 1 दोस्तों ध्यान रखना, तालिबान पाकिस्तान की बहुत अधिक नजदीक है। इसलिए तालिबान के सत्ता में आने से अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य संबंधों में मजबूती आएगी और इस क्रम में भारत को सबसे अधिक चिंता फिर एक बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका बढ़ सकती है। सबसे बढ़कर दोस्तों आपको पता होगा, भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है और चाबहार से भारत जो है अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया तक पहुंचना चाहता है। उस प्रोजेक्ट पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के परोक्ष समर्थन से भारत की अफगानिस्तान में जो परियोजनाएं चल रही है, उन परियोजनाओं पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे बढ़कर कि आज जब अमेरिका ने 20 साल तक इस ऑपरेशन के बाद अपनी सेनाओं की वापसी जब कर रहा है, तो इस क्रम में आने वाले कल में अफगानिस्तान का क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन इससे दक्षिण एशिया में निश्चित रूप से अशांति को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को संरक्षण मिलेगा और उस कट्टरपंथी विचारधारा को पुनः मजबूती मिल सकती है जिसका लगातार पतन हो रहा था। तो दोस्तों आज मैंने अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को लेकर जो क्लास ली, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करना। इस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट समझौते का भी ध्यान रखना, यूएसए और तालिबान के मध्य दोहा की राजधानी कतर में जो समझौता हुआ वो इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ कंप्लीट तैयारी में आप हमेशा ध्यान रखें कि मैप को साथ लेकर रखें, ताकि किसी समसामयिक खबर से किस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। तो दोस्तों दौलत खान इंस्टीट्यूट प्रतिदिन ये प्रयास कर रहा है कि आपके सामने एक समसामयिक टॉपिक को हाजिर किया जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसके माध्यम से कितने प्रश्न बन सकते हैं वो आपके लिए प्रस्तुत किए जाएं, उनका विश्लेषण किया जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।